देश की पहचान, आपकी शान, आपकी अपनी आवाज। हर अपडेट के साथ आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। नमस्कार, विश्व सेवक समाचार में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में हमारे साथ हैं जिस प्रकार ऑल राजस्थान के अंदर जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव होने जा रहे थे, तो सभी समितियों में लोगों ने, किसानों ने अपने अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव किया। अगर बात करते हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति आसकंदरा की, तो यहाँ से किसानों ने बड़े मान सम्मान के साथ में जिस प्रकार अध्यक्ष चुना, तो उनके प्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं आशु सिंह जी पाटी, जिनसे आज खास मुलाकात में बात करेंगे कि जिस प्रकार आपका यहाँ पे किस प्रकार का राजनीतिक कैरियर रहा और जनता ने अब की बार फिर आपके परिवार पे जो विश्वास जताया है, आपके सुपुत्र को अध्यक्ष पद पे चुना है, तो किस प्रकार महसूस कर रहे हैं और आगे आपके जनता के प्रति क्या विकास कार्य रहेंगे। तो सबसे पहले तो आशु सिंह जी, हमारी चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको सर। तो आशु सिंह जी, जिस प्रकार अपने बात करें, ग्राम सेवा सहकारी समिति एक किसानों से जुड़ी हुई संस्था है और आप भी एक किसान हैं और लोगों का जो प्यार है भरपूर आपको मिला है, तो आपका राजनीतिक परिचय बताइए। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ जो आप यहाँ आकर के मेरे ये इंटरव्यू ले रहे हैं और जनता को बता रहे हैं। जनता का पूरा पूरा प्यार मेरे को दिया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। सदैव मैं उनके लिए जितनी मेरे से हैसियत के अनुसार हो सकी उतनी मैंने कोशिश की और सेवा करने का काम किया जी। मेरा परिवार राजनीति में विशेष तो कुछ नहीं जुड़ा होने के बावजूद भी लोगों ने मन बना के कहा कि भाई आपको टिकट लेना है और खड़ा होना है। उस पर पंचायत समिति जैसलमेर में मेरे पुत्र वधू को ब्लॉक मेंबर जीता कर उप प्रधान का पद दिलाया, इसके लिए आभार। अभी सहकारी समितियों के चुनाव में जिस तरह से मेरे पुत्र को अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया, जिसके लिए सभी जनता का अभिनंदन, आभार। और आगे भी जो मेरे से बन सकेगा उसके लिए मैं कोशिश भी करूंगा और अध्यक्षों के दुआ से या उनके कहने के अनुसार आगे ब्लॉक मेंबर के लिए चुनाव की तैयारी में लगे हैं। जी। और भगवान ने चाहा और आपकी दुआ से यदि चेयरमैन का पद मिलता है तो मैं आपका आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार देखा गया है कि लोगों का जुड़ाव हमेशा से आपके साथ जुड़ा हुआ रहा है और आपने भी काफ़ी जिस प्रकार लोगों की जो भी मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान करने का प्रयास किया। इसी को देखते हुए अब की बार जिस प्रकार आपके पुत्र को निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना है, तो कहीं ना कहीं ये सहयोग की भावना है जो हमेशा बने रहने के आसार रहेंगे। बिल्कुल, जो भी काम धरातल पे होता है उसी का तो महत्व होता है। जी। बाकी वाले काम तो जो अपने अपने सभी करते हैं, किसी काम को करने के लिए यदि उसमें थोड़ा सा भी सहयोग कर दिया जाए तो उनका काम हो जाता है, तो वो अपने को प्रेम भी दिखाता है। बिल्कुल, वो प्रेम देता भी है और आशीर्वाद भी देता है। इसलिए मेरा सभी से ये अनुरोध है कि आपस में मिलकर रहे, प्रेम से रहे और एक दूसरे के काम आए। यही कोऑपरेटिव की भावना है। सहयोग की भावना के बिना कोई काम होता ही नहीं। जी। और विश्वास सभी पे करना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि बिना विश्वास के कोई काम हो। और किसानों के लिए, विशेषकर छोटे काश्तकारों के लिए, कोऑपरेटिव सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर उनको टाइमली खाद, बीज और ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है, जिससे वो अपना कामकाज चला सके। बिल्कुल। तो जिस प्रकार बात करते हैं आशु सिंह जी, आपका भी जिस प्रकार सहकारिता से काफ़ी लंबे समय से जुड़ाव है और आपने काफ़ी लंबी समय की जो सेवा दी और आप सेवानिवृत्त हुए हैं, तो जिस प्रकार सहकारी समितियों की जो वर्तमान की स्थिति है और उनकी जो समस्याएं हैं उनसे आप रूबरू बिल्कुल हैं, तो क्या मुख्य रूप से आपको लग रही है कि समस्याएं हैं जिनमें सुधार होने की आवश्यकता है? मैंने कोऑपरेटिव सेक्टर में 1979 के अंदर व्यवस्थापक पद पर ग्रहण किया था। जी। उसके बाद से मैं 2006 तक व्यवस्थापक रहा। 2006 में मेरा प्रमोशन ऋण पर्यवेक्षक पद पर हुआ जी। उसके बाद में मेरे की पोस्टिंग जैसलमेर हेड ऑफिस, मोहनगढ़ ब्रांच और नाचना ब्रांच में मैं रहा। इसके अंदर समितियों की मेन प्रॉब्लम ये आती है कि जो कार्य होते हैं वो
समिति नहीं कर पाती है। जी जैसे सार्वजनिक खाद्य वितरण का काम है, वो समिति द्वारा किया जाए तो प्रत्येक सामग्री लेने वाले व्यक्ति को मिल सकती है, तो वो ब्लैकिंग में नहीं जाता माल उनका। बिल्कुल फिर इनके अंदर जो राजनीति का हावी होती है तब काम ये नहीं हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और खाद बीज का है, उसके लिए पूर्णतया यदि समितियों को ये पाबंद किया जाए कि भाई आप खाद बीज का धंधा आप करोगे, जैसलमेर डबल क्रॉप क्षेत्र है, इसमें जहाँ नहर है वहाँ नहर से पानी लगता है, जहाँ ट्यूबवेल है बाकी जगह जहाँ ट्यूबवेलों का भी पानी लगता है, उसमें ये डबल क्रॉप का एरिया, उसके अंदर ये खाद बीज का किसानों को समस्या रहती है। इसलिए समितियों को ये पाबंद किया जाए कि भी अपने खाद बीज का, राशन वितरण का और बीज जो केंद्र है जैसे कल्टीवेटर व कस्टमर हायरिंग सेंटर खोलने हैं, उसके अनुसार ही कार्य किया जाए तो किसानों को लाभ होगा, समितियों को भी लाभ होगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार अगर आपने बात करते हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति, तो कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ी हुई जो भी सुविधाएं हैं, जिस प्रकार खाद बीज है या पीडीएस का काम है, तो इससे क्या है कि जो सहकारी समितियों की जो आमदनी भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं इनको आगे बढ़ने के भी रास्ते मिलेंगे। तो जिस प्रकार अपने बात करते हैं, क्योंकि जो व्यवस्थापक हैं वो काफ़ी समय से अपनी मांगों को लेके राज्य सरकार के सामने जिस प्रकार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन वगैरह हमेशा इनकी जो मांग रहती है अपने स्थायित्व को लेके, और तो वेतन वृद्धि के लिए या मतलब जिस प्रकार स्क्रीनिंग को लेके, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? क्या व्यवस्थापकों की शुरुआत में जब ये भर्ती की गई थी तो एक कैडर अथॉरिटी बना करके उसके द्वारा व्यवस्थापकों को लिया गया था, जिसके अंदर व्यवस्थापक का वेतन आधा बैंक की तरफ से था, आधा समिति की तरफ से था, और कैडर अथॉरिटी के कर्मचारी थे, न कि समिति के कर्मचारी थे जी। उसके बाद में भैरू सिंह जी की सरकार के अंदर व्यवस्थापकों ने आंदोलन किया था, तो भैरू सिंह जी ने मांगे मानते हुए कहा था कि इनको बैंक के कर्मचारी मान लिए जाए। फिर घोचा कोई डल गया, जिसके अंदर क्या हुआ कि उनको समितियों के कैडर अथॉरिटी को खारिज करके और व्यवस्थापकों को समितियों का कर्मचारी बना दिया। उस दिन के बाद से समितियों के बुरे दिन शुरू हो गए। जी जी। यदि समिति में व्यवस्थापक बैंक का कर्मचारी होता है तो बैंक का भी हित रहेगा, समिति का भी हित रहेगा, ताकि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। जी जी। यदि वो समिति का कर्मचारी है तो वो बैंक के अंदर जाएगा तो कहेगा भाई ये समिति का कर्मचारी, हमारा कर्मचारी है नहीं, इसलिए उसको तवज्जो नहीं देते। और अध्यक्ष ये देखता है कि भाई ये तो मेरा ही नौकर है, जी जी। इसलिए उसको क्या करना है। और वेतन है तो वो फिक्स वेतन पे रखते हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग करके इनको बैंक कर्मचारी बनाया जाए, जिसके अंदर समिति अपने हिस्से वेतन है जो हिस्से जमा कराए बैंक में, और कर्मचारी इनको बैंक का घोषित करे। इसमें राज्य सरकार का एक पैसा भी नहीं लगना है, राज्य सरकार को सिर्फ पास करना है, वित्तीय स्वीकृति जारी करनी है कि भाई आप इनको बैंक के कर्मचारी मान लो और ये समितियों को कार्य करेंगे। बिल्कुल। तो एक बात करते हैं, जिस प्रकार सर की जो ग्राम सेवा सहकारी समिति ये किसानों से जुड़ी हुई संस्था है, तो जिस प्रकार से अगर किसानों की बात की जाए तो मुख्य रूप से इनके लिए जिस प्रकार ऋण वितरण की है, यानी किस प्रकार का बदलाव होने की आवश्यकता होनी चाहिए? किसानों के लिए जो ऋण वितरण गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है वो 25% बढ़ोतरी करके अभी दिए जा रहे हैं। जैसे आज उनको मैं ऋण बकाया 50,000 रुपये है, तो आज वापस वो ऋण लेने के लिए आएगा तो 50,000 जमा कराएगा तो उसको 75,000 रुपये नहीं, वो 62,500 रुपये मिलेंगे। तो उनकी लिमिट 1.5 लाख रुपये तक की है, तो 1.5 लाख रुपये तक की लिमिट में उनको 40 और 60% कैश है, 40% खाद का, उस हिसाब से यदि पैसे उनको उसी फसल के अंदर पूरे दिए जाए तो ही वो किसान सक्षम हो सकता है। जी। यदि वो टुकड़ों के अंदर वो देता रहेगा तो ना तो उसके पास कुछ बचेगा, ना कुछ सोसाइटी के पास बचेगा। जी। एक मुख्य रूप से बात करते हैं किसानों की, तो जिस प्रकार से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे डिगियों अनुदान है, फुहारा सिस्टम पे है, सौर प्लेटें की है, तो इन सुविधाओं का लाभ यहाँ के किसानों को किस प्रकार से मिल रहा है या कितने लोग वंचित हैं? सोसाइटी के द्वारा तो इनका कोई ऋण वितरण होता ही नहीं है, ना कोई बैंक द्वारा हो रहा है। ये तो अनुदान की राशि है, ऑनलाइन खाते में आती है, किसान अपना सीधा ही फॉर्म भरता है। बिल्कुल। उसी हिसाब से 10% काश्तकारों को भी डिग्गियों का नहीं मिला फायदा। बिल्कुल।
तो जिस प्रकार अपने बात करें सिंचाई पानी की कमी को देखते हुए वर्तमान में जिस प्रकार जो किसान है उनको अपनी खेती के अंदर ऐसा क्या नवाचार लाना चाहिए जिससे उनकी आमदनी बढ़े? आमदनी बढ़ने के लिए उनको व्यावसायिक फसलों की बुआई ज़्यादा करनी चाहिए, जिससे वो बिक्री कर सके। बिक्री में ही फायदा होगा, नहीं तो ऐसे गेहूं वगैरह बीजेंगे तो उसमें उनको कोई फायदा नहीं होता है। पानी की कमी तो डैम के अंदर पानी है, वो तो लिमिट का होता है, उसी हिसाब से इनको मिलता है। बिल्कुल। और पानी की लीकेज यदि रोक दी जाए तो भी किसानों को पानी पूरा मिलता है। जैसलमेर जिले के अंदर तो पानी की मीटरिंग भी होती है, तो उसके अंदर भी जिले को पूरा पानी नहीं मिलता है। 1254 हेड तक तो बीकानेर के अंदर जोड़ दिया, 1254 से आगे का एरिया जैसलमेर में है। अब हम तो बीकानेर वालों के पास में जाए तो कहेंगे आप जैसलमेर के, जैसलमेर वाला को जाए तो आप बीकानेर में, इसलिए अदर में ही झूल रहे हैं और पानी की समस्या बनी रहती है। तो सर जिस प्रकार यहाँ के किसानों ने, यहाँ के लोगों ने भरपूर सहयोग किया और आपके परिवार पे जो विश्वास जताया है, तो हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों को, किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि किसान अपनी भरपूर मेहनत करे, समिति के अंदर अपना वर्चस्व बनाए रखे और उसके अंदर जो भी कार्यकलाप होते हैं उनके लिए समिति का सहयोग करें, और जो भी अपनी छोटी मोटी डिपॉजिट हो, बचत हो, वो समिति में जमा कराएं ताकि उनको समय पर खाद बीज की व्यवस्था हो सके। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ ग्राम सेवा सहकारी समिति आसकंदरा के अध्यक्ष श्रीमान, उनके पिताश्री जी तो आशु सिंह जी भाटी, जिन्होंने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में किस प्रकार के सुधार की आशंका है और किसानों को जो भी समस्या रहेगी उनका कंधे से कंधा मिलाकर समाधान किया जाएगा और उनकी कोई मांग है वो भी शासन प्रशासन तक पहुंचाने का पूरे प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। तो आशु सिंह जी, हमारे चैनल की तरफ से जिस प्रकार आपने 10 मिनट टाइम दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद सर, आपने यहाँ आकर के मेरे को तब बोलने का मौका दिया जी। और हमारी तरफ से आपको अग्रिम, जिस प्रकार आप जो आगे बड़े चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको।